सब बताइए, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। पढ़ाई लिखाई चल रहा है? हाँ। पढ़ने में मन लग रहा है? यस सर। यस सर। टॉपिक कंप्लीट है? हाँ सर। पढ़ लिए है ना? यस सर। ऑनलाइन वाला भी थोड़ा बताएंगे कि कैसा लग रहा है पढ़ने में, कहीं कुछ अगर दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट में कि सर टॉपिक लंबा हो रहा है कि छोटा करें, उसे कुछ भी हो प्रॉब्लम तो एक बार हम लोग को कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग ऑफलाइन वाला भी, ठीक है। तो हम लोग कल क्या पढ़ चुके थे? उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन और राजनीतिक। हाँ, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन। तो नहीं, आर्थिक जीवन और राजनीतिक कर चुके थे, धार्मिक जीवन आज करना है। आर्थिक जीवन और राजनीतिक कर चुके थे, जो हम लोग पढ़े थे क्या आर्थिक जीवन में, तो आर्यों का आर्थिक जीवन कैसे अपना कर रहा था वो? कृषि, कृषि पर निर्भर। हाँ, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का अर्थव्यवस्था क्या था? कृषि पर निर्धारित था, ठीक है ना। और उसी में हम लोग पढ़े थे आयस। आयस कौन कौन? तांबा और कांसा, ठीक है। और एक और उत्तर वैदिक काल में पढ़े थे क्या हम लोग? लो आयस और कृष्ण आयस। कृष्ण आयस में क्या क्या हो गया? लोहा। कृष्ण आयस में लोहा और ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ राजनीतिक। राजनीतिक में क्या बताए थे कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, मध्य में कौन है, याद है? तो मध्य में क्या था? राजा। हाँ, उत्तर में विराट। और पश्चिम में क्या करके पुकारा? सौरभ। इस शासक को पुकारा जाता था। और पूरब में सम्राट। और दक्षिण में भोज। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का याद है जो भी पूछे हुए थे। उसमें 3 यज्ञ हम लोग पढ़े थे। राजाओं का प्रभाव उन यज्ञों द्वारा जो हुआ था, 3 यज्ञ कौन कौन? राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। तो बता सकते हैं कि राजस्व यज्ञ में क्या होता था? में राजा अभिषेक किया जाता था। राजा अभिषेक के द्वारा किया जाता था। और साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ। और वहीं रथ दौड़ का आकांक्षा किससे किया जाता था? बहुत अच्छा। चलिए तो आज हम लोग जानेंगे धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन। तो उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन जो था ना, वो धर्म कर्म कांड पर आधारित था। किस पर था? धर्म कर्म कांड पर आधारित था। इस काल में महत्वपूर्ण देवता, उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता नहीं, ब्रह्मा, प्रजापति, ठीक है ना। प्रजापति अगर वन लाइनर में अगर पूछा जाए तो उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख देवता ये मानता था, किसको मानता था? प्रजापति, ठीक है। वहीं ऋग्वेद काल में इंद्र को मानता था। बहुत अच्छा, 3 देवता को माना गया है ना। हाँ, मेन वन लाइनर में पूछा जाए तो वैसे तो शिव और नारायण कौन हो गए? विष्णु भगवान। शिव तो रुद्र, ठीक है। अब हम लोग कुछ यज्ञ के बारे में, जो कि पंच महायज्ञ होते थे। पंच महायज्ञ उत्तर वैदिक काल में पहले जानेंगे कि पंच महायज्ञ कौन कौन है, ठीक है। पहला कौन है? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। तो क्या क्या जाने हम लोग? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। 5 यज्ञ हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि ब्रह्म यज्ञ क्या था। ब्रह्म यज्ञ क्या था? ऋषियों के प्रति। हाँ, देव यज्ञ देवता के प्रति। देव यज्ञ देवता के प्रति। वहीं पितृ यज्ञ तो हाँ, पितरों के प्रति। पितृ यज्ञ पितरों के प्रति, ठीक है। अतिथि यज्ञ अतिथियों के प्रति। और भूत यज्ञ जीव जंतुओं के प्रति। चलिए क्लियर हो गया ये, ठीक है। 5 महायज्ञ क्लियर। अब हम लोग जानेंगे, एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ कहाँ मिलता है? बहुत अच्छा। चारों आश्रम का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? जाबलोपनिषद में मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में दर्शन का उदय जो हुआ था, कितने दर्शन का उदय हुआ? 6 दर्शन। 6 दर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो पहले जानते हैं कि 6 दर्शन कौन कौन सा है, ठीक है। तो पहला कौन है? सांख्य दर्शन। बोलिए। योग दर्शन। कोई बात नहीं, जगह कर्म बाय करना है, कुछ भी बोल सकते हैं। 6 बोल सकते हैं।
उसके बाद उत्तरी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा और चलिए वैशेषिक वैशेषिक, ठीक है। क्या क्या जाने हम लोग? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब हम लोग जानेंगे कि इसके प्रतिपादक कौन थे। तो आप बताइएगा, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन? दर्शन का प्रतिपादक कपिल मुनि। कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। बहुत अच्छा। योग दर्शन का प्रतिपादक? गौतम ऋषि। योग दर्शन का? पतंजलि। ऐसे भी रामदेव बाबा जी योगासन करवे करते हैं, तो पतंजलि याद रह गया। योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, ठीक है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन कानाद मुनि। कौन? कनाद मुनि, ठीक ना? हाँ, वैशेषिक दर्शन कनाद मुनि। अब हम लोग जानते हैं पूर्वी मीमांसा, जैमिनी। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा में बार बार यहीं से क्वेश्चन दे रहा था। पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा यही कंफ्यूज होता है। तो पूर्वी मीमांसा का कौन है? जैमिनी। और उत्तरी मीमांसा का? वदरायन। उत्तरी मीमांसा का वदरायन और पूर्वी मीमांसा का जैमिनी। पूर्वी मीमांसा का उत्तरी मीमांसा का वदरायन। एक बार रिपीट करें। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, वैशेषिक कनाद मुनि, पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा कंप्लीट। चलिए आगे बढ़। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना कि उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफी लोकप्रिय हुए, ठीक है। हाँ, 16 से उतना याद रखना नहीं, लेकिन क्रम बाय हम लोग खुद कभी कभी यूज होता है। गर्भधारण, उसके बाद क्या हो गया, कुवंशन, सीमंतो, बहुत इसी तरह सब याद रखना जरूरी नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उपनयन कल समझ गए थे, उपनयन क्या होता है? हाँ, तो कुछ कैटेगरी में होता था। तो बताइए कि उपनयन किस वर्ण में नहीं था? शूद्र वर्ण में। बहुत अच्छा। शूद्र वर्ण में उपनयन का व्यवस्था नहीं था। तो 3 वर्ण में था। कौन कौन वर्ण में था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण में कितने वर्ष में उपनयन कराए थे? 8 वर्ष में। क्षत्रिय में 11 वर्ष और शूद्र में नहीं था, वैश्य में 12। ठीक है, बहुत अच्छा। एक बार ब्राह्मण में ये 8 वर्ष, क्षत्रिय में 11 वर्ष और वैश्य में 12 वर्ष, ठीक है। हाँ, 12 वर्ष, ठीक है। ये बालक इस संस्कार के बाद द्विज का मतलब दोबारा जन्म होता था, ठीक है। चलिए हम लोग विवाह के बारे में जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में विवाह 2 प्रकार, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह क्या था? वेरी गुड। चलिए, अनुलोम विवाह का मतलब पुरुष उच्च वर्ण का मतलब जैसे ब्राह्मण, और निम्न वर्ण का मतलब जैसे वैश्य या क्षत्रिय या शूद्र, इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन मतलब शादी हुआ तो ये अनुलोम विवाह हुआ, ठीक है ना। और यही प्रतिलोम विवाह क्या होता है कि महिला ही उच्च कोटि में जाएगा, जैसे ब्राह्मण, और पुरुष जो है वो आ जाएगा कहाँ? हाँ, क्षत्रिय या वैश्य तो निम्न कोटि में, तो वो हो जाएगा प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, ठीक है। चलिए, गृह सूत्रों के अनुसार विवाह को कितने प्रकार में बांटा? 8 प्रकार में बांटा गया। कौन कौन? तो ये जानते हैं हम लोग। हाँ, देव विवाह, आर विवाह, प्रजापत्य, और एक पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच, ठीक है। अब इनके बारे में एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पूछेगा कि वैश्य विवाह ये क्या था, आर्य विवाह क्या था, लेकिन कुछ हम लोग ऐसे भी जान रहे हैं कि सबसे प्रचलित विवाह और उत्तम विवाह कौन सा? ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं ऋग्वेद का उल्लेखित शब्दों की संख्या, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि
ऋग्वेद में उल्लेखित जैसे कि इंद्र का कितने बार उच्चारण किया गया, तो कितना बार किया गया? 250। हाँ, इंद्र के बाद किस देवता का? अग्निदेव का कितना बार? 200 बार। उसके बाद एक और पढ़े थे हम लोग, वरुण। हाँ, वरुण कितना? 176। 176। लेकिन इसमें 30 दिया है। हाँ दिया सर। और गाय का दे दिया नहीं, क्या दिया है? नहीं नहीं देखा। अच्छा, नहीं वैसा कुछ नहीं है, ठीक ना। इसमें सारा आप देखिए, कुछ नदी बताए थे, ठीक हाँ, है। मतलब नदी बताए थे, नदी में सबसे ज्यादा किस नदी का मतलब कि उच्चारण किया गया? और गंगा नदी को एक बार। एक बार किया गया। यमुना नदी यमुना नदी तीन बार। तीन बार। यमुना नदी 3 बार, गंगा नदी 1 बार। बस इम्पोर्टेंट जो है वही देख रहे हैं हम लोग, हाँ। ठीक ना। ये सब हम लोग कुछ पढ़े थे क्या? प्रमुख रत्नी। प्रमुख रत्नी, जैसे गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामीणी। रथ सेना के नायक को सूत कहते थे। रथ सेना के नायक को सूत कहते थे, ठीक है। कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष का काम क्या? सब इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, हाँ, इकट्ठा करने का मतलब क्या हो गया? संग्रहिता। वो संग्रह करेगा सारा चीज का, तो कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? संग्रहिता, ठीक है। सेनापति, सेनानी, सेनापति, ठीक है। अब यहां से चलेगा रिवीजन। रिवीजन क्या चलेगा? हम लोग जितना भी पढ़ चुके हैं उसका वन लाइनर करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। कुछ कृषि संबंधित भी वर्ड था, उसे भी जान लेते हैं। जैसे कि बैल को क्या कहा जाता है? हाँ, प्राचीन नाम क्या था? अभी बैल है, अभी हाँ, वृक, ठीक है। कुआं को अवध। कुआं का प्राचीनतम नाम क्या है? अवध। इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी कहीं भी दे सकता है, स्पेलिंग मतलब चेंज करके। प्राचीनतम नाम दे देगा, आधुनिक कुछ देगा, हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा में, क्या? बैलगाड़ी, अनस। बैलगाड़ी क्या है? अनस। चलिए, सीता। हल से बनी नाली। जब हल जोतते हैं तो दोनों साइड मिट्टी साइड हो जाता है, बीच में वही सीता होता है, ठीक है। कुछ ऐसा दिन आता है जिसमें कि हल चलाने के लिए मना करता है ना, मिट्टी नहीं कोड़ना चाहिए। तो ये सब परंपरा भी वही पहले से ही चल रहा है। जूते हुए खेत को क्या कहा जाता था? हल द्वारा नली जो बनाए गए उनको सीसा कहे। तो जोते हुए जो खेत था उसको क्या कहते हैं? उर्वरा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं खेत में अगर हाँ उर्वरा जो होते हैं तो वो अपना उपजाऊ के लिए सही रहेंगे, ठीक है। हल को क्या कहते थे? लांगल। हाँ, लांगल कहते थे हल को, ठीक है। वैदिक साहित्य सर्वप्रथम और सर्वप्राचीन। जानते हैं 2 जैन तीर्थकरों का नाम बताना जिसका उल्लेख ऋग्वेद काल में हुआ है। एक महावीर स्वामी और एक ऋषभदेव। तब महावीर स्वामी नहीं है। अरस्ट नेमी और ऋषभदेव। अरस्ट नेमी और ऋषभदेव ऐसे 2 तीर्थकर थे, जैन तीर्थकर, जिनका ऋग्वेद काल में उच्चारण हुआ है। मतलब जैन धर्म ऋग्वेद से पुराना। वो ऋग्वेद से पुराना, देखिए ऋग्वेद काल तो 1000 से 600 चल रहा है, उसके बाद ही जैन धर्म सभी सब आए, लेकिन उसमें उल्लेखित किया गया था उनका उच्चारण, हाँ उच्चारण किया गया था, ठीक है ना। अस्तोमा सदगमय का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। हम लोग वेद पढ़ चुके हैं ना, कितने वेद? 4 वेद। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद जान गए सबसे प्राचीनतम, फिर आया सामवेद संगीतों के लिए सामवेद, फिर आया अजुर्वेद। अजुर्वेद किसके लिए हो गया?
यज्ञ यज्ञ कराते हैं वो आयुर्वेद में, और वहीं अथर्ववेद आ गया, जादू टोना जंतर मंतर जो भी हो गया वो किसमें, अथर्ववेद। और नया वेद भी अथर्ववेद है, ठीक ना। तो अस्तोमा सदगमय का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, ऋग्वेद काल में, ठीक है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे, कृष्ण आयुर्वेद का ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण, ठीक है। इसमें दो पढ़े थे, एक कृष्ण और एक शुक्ल, ठीक है ना। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य, छांदोग्य, हाँ छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन, ठीक है ना। और एक और है, कौन है, वृद्धारण्यक, वृद्धारण्यक, ठीक है। प्रथम 3 आश्रम बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, नहीं, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में। ये थोड़ा याद करने में डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार ही याद करने से भी याद होगा, नहीं तो ऐसे याद रहने वाला नहीं है। लिखिए, नहीं याद होता ना, एक बार लिख लीजिए, ठीक है। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है, जाबलोक उपनिषद। अभी हम लोग पढ़े कि चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोक उपनिषद में हुआ। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वैदिक काल में, नहीं, उत्तरवैदिक काल, सतपथ ब्राह्मण। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में। किसमें मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में। गीता से पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस उपनिषद में मिलता है, गीता के पहले निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस उपनिषद में मिलता है। ऑनलाइन वाला भी कमेंट में बताएंगे। ईशोपनिषद, ईशोपनिषद में क्या होता है, ईशोपनिषद में तो सर्वप्रथम गीता से पहले निष्काम कर्म योग का उच्चारण हुआ है, ठीक है। भारत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है, सॉरी भरत कबीले, ऋग्वेद काल में। भरत कबीले का सर्वप्रथम किसमें हुआ, ऋग्वेद काल में, ठीक है। ऋग्वेद काल सर्वप्रथम देवता कौन, इंद्र। अभी हम लोग क्या पढ़े, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम देवता प्रजापति, और ऋग्वेद काल में सर्वप्रथम इंद्र, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रमुख देवता कौन था, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रमुख देवता प्रजापति, मतलब ऋग्वेदिक काल में इंद्र, ठीक है। इंद्र का कितना बार चर्चा हुआ है, 250 बार, ठीक है। राजस्व यज्ञ, राजस्व यज्ञ जो हुआ था वो किस लिए करवाया जाता था, राज्याभिषेक के लिए, राज्याभिषेक करवाने के लिए। तो ये किस ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, बहुत अच्छा, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला धातु कौन सा था, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा किस धातु का उपयोग किया गया था, जिसको क्या कहा गया था, अयस्क, तांबा और कांसा, तांबा और कांसा। ऋग्वेद का सर्वप्रथम पवित्र नदी, मतलब सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था, सरस्वती। और सबसे ज्यादा किस नदी का उच्चारण किया, सिंधु। गंगा कितना बार, एक बार। यमुना नदी 3 बार। बहुत अच्छा। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है कहाँ, वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग का मतलब कहाँ मिलता है, इसका प्रयोग किस काल में, संहिता। हम लोग 4 वर्ण बताए ना, हाँ। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो बताइएगा उसी में से वैश्य कहाँ मिलता है, तो वाजसेन्य संहिता, वाजसेन्य संहिता में मिलता है, ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है, श्वेताश्वर उपनिषद समर्पित है किसके लिए, किस देवता की समर्पित है, श्वेताश्वर रुद्र देवता। और रुद्र देवता किसको कहा गया, महादेव को, शिव, ठीक है, महादेव शिव को। वही विष्णु, विष्णु नारायण, हरि, हम लोग पढ़े ना अभी, हाँ। क्या पढ़े, हाँ नारायण। और एक क्या था, प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा, ब्रह्मा, ठीक है। तीनों है।
कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? चौथे मंडल। चौथे मंडल में। एक हम लोग युद्ध के बारे में पढ़े थे, दशहरा की, वो किस मंडल में थे? और किस नदी के किनारे हुए थे? परसनी नदी का नाम अभी क्या है? रावी नदी। चलिए, इतिहास का टॉपिक समाप्त होता है। अब लखन सर आपके भूगोल के लिए कपिल जी लेंगे, ठीक है। और सर का कुछ अचानक काम आ जाने के कारण थोड़ा लेट हो गए, कल से फिर कंटिन्यू होंगे, ठीक है। थोड़ा कठिन वर्ड जो याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है उसे थोड़ा लिख कर याद कीजिए, ठीक है। करना तो पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। आज डिफिकल्ट क्या लगा? हिस्ट्री या ज्योग्राफी? इजी लगा। तीन बार 4 बार दोहराएंगे तो फिर सारा आसान हो जाएगा। याद होता है बहुत जल्दी से। याद हो गया? हाँ, मतलब जो पढ़े ना वो सब आ गया। तो पूरा पढ़े थे? नहीं। जो इसका पढ़े मतलब आता है यहाँ तक पूरा और कुछ भी यहाँ से आता है। अच्छा कहीं तो यहाँ पर नहीं थे। अच्छा हिस्ट्री है, नाम करता है तो चलिए, अच्छा ज्योग्राफी स्टार्ट हो। ज्योग्राफी पढ़े थे? हाँ, आप पढ़े? क्वेश्चन सब ना इसके पहले का आपने बोला ये बता सकते। हम लोग कल पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में। हिमालय 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि ट्रांस हिमालय के कुछ श्रेणी थी। कौन कौन याद है? कलेजा की, कैलाश, ठीक है। बता सकते हैं पीर पंजाब किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? किस हिमालय के अंतर्गत? पीर पंजाब लघु हिमालय। लघु हिमालय के अंतर्गत। किस हिमालय को पर्यटन या घूमने फिरने का स्थल मतलब माना गया? लघु हिमालय। लघु हिमालय जो हम लोग घूमते हैं, दार्जिलिंग, मसूरी, सब किस हिमालय के अंतर्गत है? हाँ, लघु हिमालय के अंतर्गत। कल हम लोग मध्य हिमालय तक कर चुके थे, ठीक ना। आज शिवालिक के बारे में जानेंगे, ठीक। शिवालिक हिमालय का 2 उपनाम है। एक उप हिमालय भी कर सकते हैं या बाहरी हिमालय, क्योंकि वो सबसे अंतिम, तो लास्ट में तो बाह्य हो गया, बाहरी हिमालय, ठीक है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम श्रेणी क्या है? नवीनतम श्रेणी मतलब नए श्रेणी, हाँ, जिसका चौड़ाई 10 से 50, ठीक ना, 10 से 50, और इनकी जो लंबाई है वो लगभग 900 से 1200 मीटर के बीच में है, ठीक है। ऊंचाई, हाँ, ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच में। इसका विस्तार पंजाब के कोतवार बेसिन से कोसी नदी तक। किसका विस्तार? शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पंजाब के कोतवार से कोसी नदी तक, ठीक ना। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी तथा अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? डाफला, ठीक है। क्या कहा जाता है? डाफला, मिसमी, इसी तरह कहा जाता है इसे। नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया, ठीक है, नदी घाटी। तो ये जो है एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम है सिडनी बुर्राड, ठीक है, सिडनी बुर्राड। इसके अनुसार हिमालय को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। 4 भागों में। अगर डायरेक्ट पूछे कि हिमालय कितने भागों में बांटा गया तो वो भी 4 है, लेकिन वहाँ कहने का अर्थ वही ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। लेकिन सिडनी बुर्राड के अनुसार अगर पूछा जाए, ये भूवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार 4। कौन कौन? तो पंजाब हिमालय, याद है? बोलिए। पंजाब हिमालय, हाँ, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। देखिए क्रम बाय याद करेंगे। सबसे पहले इधर लास्ट में क्या है? पंजाब, तो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल आएगा, तो नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बाद असम आएगा, तो असम हिमालय। तो कौन कौन था?
पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब हम लोग जानेंगे कि पंजाब हिमालय है वो किस नदी के मतलब किस नदी के बीच में स्थित है। तो पंजाब हिमालय उधर सबसे लास्ट में कौन सा नदी? सिंधु नदी। और पंजाब में कौन सी नदी? फेमस सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच में स्थित कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इधर लास्ट में सिंधु नदी और यहाँ सतलज नदी। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में यहाँ तक विस्तार है किस हिमालय का? पंजाब हिमालय। समझ में आ रहा? अब यहाँ से सतलज नदी, यहाँ तो ये छोड़ दिया पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय जब छोड़ दिया तो अब यहाँ से सतलज नदी और क्या आ जाएगा? काली नदी। हाँ, काली नदी। सतलज नदी से काली नदी, ठीक है। सतलज नदी से काली नदी तक कौन हिमालय? कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय आ जाएगा? कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आ जाएगा? नेपाल हिमालय। तो इसका काली नदी तो रहेगा। काली नदी से तीस्ता नदी तक, हाँ तीस्ता नदी तक कौन सा हिमालय हो जाएगा? नेपाल हिमालय। अब लास्ट में हम लोग तीस्ता नदी पढ़ चुके, तो तीस्ता नदी से लास्ट अंतिम कौन सा नदी अरुणाचल प्रदेश में भाई? जिसे दिहांग या ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। दिहांग या ब्रह्मपुत्र। उस नदी तक विस्तार किस हिमालय का है? असम हिमालय का। क्या व्हाइट बोर्ड पर बताना होगा या फिर याद हो गया? अच्छा, विस्तार में फिर बता दिया जाएगा। तो हम लोग चारों हिमालय का जान गए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम। ठीक है। अब इस मतलब आज जहां अभी हम लोग हैं इस एग्जाम में लेने का सबसे तात्पर्य, इधर तो ये सब पूछ रहा था लेकिन अब हमको लग रहा है कि ये सब पूछेगा कि पीर पंजाल जो है किस हिमालय के अंतर्गत। वहां नहीं, अगर ये हिमालय चारों में ऑप्शन दे दे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, आपका जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा ये आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग याद करें। कश्मीर में है ना, तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और पीर पंजाल, ये किस में चल जाएगा? पंजाब हिमालय। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट याद करना है। कुमायूं हिमालय में जैसे बद्रीनाथ, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, ये सब किस में आ जाएगा? कुमायूं हिमालय। ठीक है। वहीं नेपाल हिमालय में उधर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम है ना, तो वो आ गया नेपाल हिमालय। अब लास्ट असम हिमालय में आ गया नामचा बार पढ़े हम लोग। तो इस तरह का कुछ मिजो डम्फा से उसी में आ जाता है। हाँ, मिजो डम्फा, लेकिन वो उस तरह देंगे क्वेश्चन तो हाँ आएगा, क्योंकि वो तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो किस लैंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड। दो लैंड कौन कौन? धारवाड़, जब पूछे सर, दो भागों में बांटा गया, एक गोंडवाना लैंड और एक गोंडवाना लैंड में क्या विस्तारित रूप से मिलता है हमको? कोयला वोला कहाँ से मिलेगा? गोंडवाना। और अगर धातु उतु कर जाए तो धारवाड़ क्रम की चट्टान जो होता है। तो दो भागों में बांटा गया, एक गोंडवाना लैंड में और एक धारवाड़ क्रम की चट्टान में। ठीक है, अगर धातु पूछे जैसे लोहा, तांबा, चांदी, वो सब किससे मिलेगा? कहाँ से? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलेगा। और अगर कोयला तोयला ये सब है तो गोंडवाना। तो प्रायद्वीप पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, इसका आकृति कैसा होता है प्रायद्वीप पठार का? त्रिभुजाकार। यह राजस्थान से कुमारी अनंत द्वीप तक फैला हुआ है। ठीक है, राजस्थान से कुमारी अनंत द्वीप तक फैला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पठार के बारे में सब विस्तारित रूप से आप बता दीजिए। हाँ, क्या मैप है? तो फिजिकल मैप है। मार्क सर, एक थोड़ा इंडिया बना दीजिए ना, थोड़ा सा जैसे बनता है तुरंत बना दीजिए, देखते हैं पठार को लेकर। जल्दी जल्दी, जैसे बनता है। मैप तो है, खैर तो लिखना भी पड़ेगा।
जैसे भी बना है देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक। ठीक है, उतना तो ड्राइंग किए नहीं है जो आज। बाकी बगल में साइड में मैप दिख रहा है ना। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं पठार को जानने का। ठीक है, आप लोग बताइए पठार किसे कहा जाता है? मेज की तरह हो, बिल्कुल सही। ऊंचाई मतलब पर- धरातल से धरातल जमीन से ऊंचा। धरातल से एक बेग थोड़ा सा ऊंचा आके और समतल बन जाए, उसे क्या कहा जाता है? पठार। मतलब ये है क्या? मैदान। यहाँ से उठ ले और ऐसे बन जाए, ये क्या हो गया? पठार। जो कि यहाँ समतल, अगर ऐसा हो जाए तो पहाड़। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पठार। अब जानते हैं भारत में कुछ पठार है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। आप लोग कौन कौन सा पठार जानते हैं, थोड़ा बताइए। प्रादीप के पठार। हम भारत के बारे में पूछे। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर कहाँ पर है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा। यहाँ पर छोटा नागपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई है असम के पास? कोई असम, मेघालय, इधर कोई पठार है? मेघालय का पठार है? यहाँ पर क्या है? मेघालय का पठार। इसका ठीक बगल में छोटा नागपुर का पठार। इन दोनों को कौन अलग करता है? सुने हैं मालदा गैप? अभी सुने थे? मालदा गैप नहीं सुने? हाँ, पढ़े होंगे। इसमें दोनों को अलग कौन करता है? मालदा गैप। प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार को कौन अलग करता है? छोटा नागपुर पठार को मेघालय पठार। हाँ, यहाँ पे जितना प्रायद्वीपीय पठार है सबको अकेले ही अलग कर देता है मेघालय को। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार के बाद आप लोग क्या क्या पढ़े थे? दक्कन का पठार, मालवा का पठार। देखिए, छोटा नागपुर पठार यहाँ पर है, इसके ठीक ऊपर में यहाँ पर है बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पर है बघेलखंड का पठार, यहाँ पे है बघेलखंड, ये है अरावली के आसपास में। हाँ बुंदेल का पठार, और यहाँ पर है मालवा का पठार, यहाँ पर है मालवा का पठार, यहाँ पर है मालवा का पठार। ठीक है, और यहाँ पर जो है नहीं, ये जो है ना, ये हाँ, यहाँ पे महाराष्ट्र का पठार, यहाँ का क्या है? महाराष्ट्र का पठार। और यहाँ पे कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। क्या हुआ? यहाँ पे जो है, यहाँ पे दंडकारण्य का पठार। सब पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ पे पढ़े हैं ना? दंडकारण्य का पठार। इस जगह पे जो है, इस जगह पे तेलंगाना का पठार है। ठीक है, तेलंगाना में तेलंगाना का पठार। और इस जगह सबसे नीचे में तमिलनाडु का पठार। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तमिलनाडु का पठार सबसे नीचे, यहाँ तो तमिलनाडु है, ये है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना के पास, तो ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में आ जाता है। ठीक है, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और केरल। महाराष्ट्र का पठार पूरी तरह से महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, ये जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तरफ फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक पठार समझ में आ गया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कीजिए, लगभग सारा चीज समझ में आ जाएगा। दक्कन, दक्कन देखिए यहाँ पे मिलता है, क्या बोले? नहीं, 1 2 3 इसका कुछ भाग लेके दक्कन का पठार बनाया गया यही जगह पे। ठीक है, यही जगह पे कुछ भाग लेके
दक्कन का पठार बनाया गया, यही जगह पे। ठीक है, आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए दक्कन पठार से। चलिए हम पूछते हैं, ठीक है, लेकिन इसको तुम मिटा दीजिए। छोटा नागपुर जो पठार है ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से कुछ प्रमुख नदियां बहती है, बता सकते हैं? गोदावरी, सोन, स्वर्णरेखा और दामोदर। दामोदर, ठीक। हम क्या बोले, महानदी भी आ जाएगा। वो जो उड़ीसा में बहता है, ठीक है, झारखंड में बहता है, बिहार में बहता है, ये सब। ठीक है, मेघालय का पठार जो है उसको प्रायद्वीपीय पठार से कौन अलग करता है? क्या इसमें दिया है? इसमें नहीं दिया है। हाँ, दिया है। हाँ, मालदा गैप है ना, मालदा गैप यहाँ बताए थे ना। ठीक है, मालदा गैप से अलग होता है। मेघालय का पठार का सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, पता है? शिलांग, पढ़े थे शिलांग, जिसकी ऊंचाई, हाँ, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1961 मीटर, 1961 मीटर। क्या है नाम? शिलांग। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मेघालय। और मेघालय के पठार में कौन कौन आ जाता है? गारो, खासी, जयंतिया, मिसी। अब बताइए कि ये जो शिलांग है ये किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? ये तो मेघालय पठार के अंतर्गत आ गया, लेकिन अगर पहाड़ी पूछे तो पहाड़ी तो इसमें क्या गारो, खासी, जयंतिया सब आ गया ना, तो ये खासी के अंतर्गत आता है। हाँ, खासी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी। अगर पूछे मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी तो भी आ जाएगा शिलांग, और खासी की सर्वोच्च चोटी पूछ दे तो भी शिलांग। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1961 मीटर। ठीक है, दक्कन का पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? दक्कन का पठार का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये किस प्रकार के चट्टान से बना है? तो ग्रेनाइट नीस बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दक्कन का पठार के बाद आते हैं सतपुरा श्रेणी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दक्कन का पठार था, यहाँ पे भी महाराष्ट्र था, लेकिन हम लोग महाराष्ट्र को छोड़कर यहाँ सतपुरा श्रेणी में आ गए। अब श्रेणी, कुछ श्रेणी बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे है विंध्याचल श्रेणी। क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश में यहीं पे है सतपुरा श्रेणी। क्या है? और यहाँ पे है अजंता। ठीक है, हाँ, अजंता महाराष्ट्र में है। तो 3 हो गया। यहाँ पे क्या है? विंध्याचल, उसके बाद और अजंता। ये जो है ना, ये 3 भागों में है। ऐसे सतपुरा 3 भागों में। क्या क्या नाम है बता सकते हैं? बता सकते हैं? ये तो हो गया मैकाल। ठीक है, मैकाल। ये हो गया महादेव। और ये क्या है? राज कुछ है, राजा या राज कुछ है। क्या है पता है? नहीं पता। राजपीपला। क्या है ये? राजपीपला। ये महादेव और ये मैकाल। ठीक है, राजपीपला, महादेव, मैकाल। अब यहाँ से, अब इसके बीच में कौन नदी बहता है? नर्मदा। और इसके बीच में ताप्ती। तो आपसे पूछा जाएगा नर्मदा का उत्तर में कौन सा श्रेणी है? विंध्याचल। और नर्मदा का दक्षिण में सतपुरा। और अगर पूछे ताप्ती के उत्तर में सतपुरा, और ताप्ती के दक्षिण में अजंता। ठीक है, आगे समझ में? अब बताइए सतपुरा की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। धूपगढ़ी। क्या है? धूपगढ़ी, जो कि महादेव पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, सतपुरा से भी और डीप में पूछे तो महादेव श्रृंखला में है। सतपुरा की सर्वोच्च चोटी क्या हो गया? धूपगढ़ या धूपगढ़ी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार जो है कोंकण तट
एवं सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, अब महानदी बेसिन को देखते हैं। चलिए, महानदी बेसिन को देखने से पहले हम लोग कुछ श्रेणी को जान लेते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन सा श्रेणी है, एक दो श्रेणी तो अभी बताया ना। यहाँ पे क्या था, विंध्याचल, उसके बाद सतपुड़ा, यहाँ पे अजंता। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे बिहार के पास कैमूर है ना, कैमूर। उसके बाद अपना झारखंड में जैसे आ जाएंगे, यहाँ हजारीबाग का पठार है, इसके बगल में रामगढ़ का पहाड़ी है। कहाँ समझ जाइए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये हजारीबाग, हजारीबाग यहीं आएगा। हजारीबाग कहाँ आएगा, यहीं पे। और यहाँ पे है रामगढ़, रामगढ़। उसके बाद थोड़ा दक्षिण में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे है कार्डमम की पहाड़ी। क्या है, कार्डमम की श्रेणी यहीं पे है। ठीक है, सबसे नीचे। उसके बाद यहाँ पे जो है अन्नामलाई, सुने होंगे, अन्नामलाई। यहाँ पे क्या है, हाँ, सबसे नीचे कार्डमम, उसके बाद अन्नामलाई। इसका ठीक बगल में यहाँ पे क्या है, बताइए, बता सकते हैं इस जगह पे क्या है? हाँ, नीलगिरी। ये क्या है, नीलगिरी। ठीक ऊपर में नन्नामलाई, यहाँ पे अन्नामलाई, यहाँ पे क्या है, नन्नामलाई। ये क्या है, नीलगिरी। तो 4 पर्वत हो गया, 1 2 3 4। सबसे नीचे कार्डमम, ये अन्नामलाई, इसका ठीक बगल में नीलगिरी, इसका ठीक ऊपर में नन्नामलाई। यहाँ पे है सेवराय, पढ़े होंगे आप लोग, सेवराय की पहाड़ी पढ़े ना, पढ़े होंगे ना, सेवराय की पहाड़ी। और यहाँ पे जवादी, पढ़े थे, जवादी की पहाड़ी। यहाँ सेवराय, यहाँ जवादी हो गया। अब आते हैं उड़ीसा के पास। कहाँ पे, उड़ीसा के पास। यहाँ पे कुछ है, कौन कौन है, कौन कौन सा पहाड़ी है यहाँ पर? महेंद्रगिरी। क्या है, महेंद्रगिरी। और क्या है, और क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन सा पर्वत है? और 1 2 पर्वत है। ठीक है, उसको देख लेंगे। यहां तक हो गया। यहाँ पर एक पहाड़ी है ना, गिर की पहाड़ी। यहाँ पर क्या है, गिर की पहाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना, पश्चिमी घाट में पहाड़ी है, पश्चिमी घाट में भी पहाड़ी है। और इधर भी तो इस पहाड़ी पूर्वी घाट में आ जाता है। अब यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर कुछ है। जैसे कि आप यहाँ पे 2 चीज पढ़े होंगे। सबसे पहले महाबलेश्वर पढ़े थे, महाबलेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है, ठीक है, महाराष्ट्र में। उसके बाद कुंद्रेमुख की पहाड़ी, कुंद्रेमुख की पहाड़ी पढ़े थे, कहाँ होगा कुंद्रेमुख, कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में कुंद्रेमुख। यहाँ पर क्या है, महाबलेश्वरी। और यहाँ पर कुंद्रेमुख। तो कितना श्रेणी हम लोग जान गए, 1 2, यहाँ पे अजंता 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना जान गए। आप पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर कहीं पे अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक महेंद्रगिरी था और एक मलायगिरी। ठीक है, आप देखिए उड़ीसा उच्च भूमि में और एक है गरजात की पहाड़ी। क्या है, लेना है जी। हाँ, गरजात की पहाड़ी। कितना पहाड़ी हो गया, 3 पहाड़ी। तो ये उड़ीसा बेसिन में आता है। किसमें आता है, उड़ीसा बेसिन में। क्या क्या आ गया, महेंद्रगिरी, मलायगिरी और गरजात। आपसे पूछा जाएगा कि मलायगिरी पर्वत कहाँ पर है, तो क्या बोलना है, उड़ीसा में है। ठीक है, अगर पूछे महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है, उड़ीसा में। अगर जवादी पर्वत पूछ दे या फिर सेवराय की पहाड़ी, तो ये तमिलनाडु में है। देखिए तमिलनाडु यहाँ तक है ना, तो यहीं पे है दोनों। ठीक है, ये दोनों पर्वत कहाँ है, तमिलनाडु में। कुंद्रेमुख कहाँ पर है, कर्नाटक में। कार्डियम की पहाड़ी कहाँ पर है,
केरल में। कार्डियम की पहाड़ी केरल में। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या पढ़े हम लोग? और कुछ, और एक कुछ है, अजंता भी वहीं पे है। कहाँ? महाराष्ट्र में। गिर गुजरात। गिर गुजरात में। और ये कार्डिनल कार्डमम केरल। कार्डमम केरल। अच्छा कार्डनल। हाँ, कार्डिनल वो वाला कार्डनल। और ये नन्ना मलाई। हाँ, कार्डमम में, हाँ, सबसे नीचे। अन्नामलाई, ये नन्नामलाई। हाँ, ठीक है। वो कहाँ करना नन्ना मलाई 2-3 जगह है। तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, और एक केरल में है। लंबा सा है, ठीक है। पठार हो गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तमिलनाडु का पठार, इसमें कुछ पहाड़ी का नाम बताइए। तमिलनाडु का पठार में तुम कितना, यहाँ पे 1-2 बताया ना, क्या क्या बताइए। कार्डमम इसमें आएगा या केरल में आएगा? वो केरल में शिवराय का पहाड़, सेवराय का पहाड़ी। सेवराय का पहाड़ी आएगा, और जवादी। सेवराय की पहाड़ी और जवादी की पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी, हाँ, नीलगिरी भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कौन है? ये है या ये है? ये है। पश्चिमी घाट कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए? नहीं, नदी, नदी। यहाँ पे है नर्मदा, यहाँ है ताप्ती। ताप्ती के मुहाना से लेकर कन्याकुमारी तक, ताप्ती के मुहाना से लेकर इसके बीच क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 600 मीटर। कितना है? 1600 मीटर, सॉरी, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। अब पश्चिमी घाट को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। हाँ, कालसू भाई। कालसू भाई क्या है? कालसू भाई। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कालसू भाई, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कालसू भाई कहाँ है? तो हम लोग यहाँ पे दो पर्वत पढ़ लिए। एक क्या पढ़े? कालसू भाई, और एक महाबलेश्वर। कालसू भाई और महाबलेश्वर 2 पढ़ लिए, ठीक है। अब दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख, तो कुंद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। अब पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वत का नाम क्या है? अभी बोले थे यहाँ पे नीलगिरी। दोनों को नीलगिरी पर्वत मिलाता है, ठीक है। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम? दोदा बेटा। जिसकी ऊंचाई कितना है? यहाँ नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेटा। दोदा बेटा की ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। ऊंचाई किलोमीटर में नहीं होगा, ठीक है, मीटर में, ठीक। अब देखिए नीलगिरी के कहाँ पर है? हाँ, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई है। कौन है? अन्नामलाई। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनैमुदी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अन्नामुदाई। कहाँ पर है? अन्नामलाई में, ठीक है। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर, ठीक है। इलाची की पहाड़ी किस पहाड़ी पर है, मतलब किस श्रेणी में है? ठीक है, हाँ, कार्डमम की पहाड़ी में, इलाची की पहाड़ी के रूप में फैली हुई है, ठीक है। तो पहाड़ी भी हो गया, ये भी हो। अच्छा बताइए, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा श्रेणी की? धूपगढ़। अभी बताया था ना, धूपगढ़ किस में आता है? महादेव में आता है, नेपाल में आता है, किस में आता है? महादेव में। चलिए, कंप्लीट हो गया। पठार हो गया। पठार तो पहले कर दिए, पर्वत भी कर दिए, और सबका सर्वोच्च चोटी भी बता दिए। लगभग सब सर्वोच्च चोटी भी हो गया, पर्वत भी हो गया, ठीक है। अब तो बता दीजिएगा कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है।
महाराष्ट्र में 2 गो, कौन कौन है? महाबलेश्वर और एक और एक कालसूबाई हाँ कलसुबाई। क्या कलसुबाई? कलसुबाई क्या है? उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी। और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की अनायमुदी, जो कि अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, अब बताइए नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी? जोधा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जोधा बेटा। याद हुआ कि फिर से बोले? याद हो गया? हो गया। ठीक है। हाँ उड़ीसा में 3 पर्वत, कौन कौन? महेंद्रगिरी, मलाईगिरी और गरजात। महेंद्रगिरी, मलाईगिरी और गरजात कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। बिहार में कैमूर। ठीक है। झारखंड में हजारीबाग का पठार और रामगढ़ की पहाड़ी। क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी। चलिए आ जाते हैं मेघालय की तरफ। बताइए तो कौन कौन पहाड़ी? गारो, खासी, जयंतिया, हाँ, चीबी, क्या बोले? गारो, खासी और जयंतिया और मिकी। आ जाइए अरुणाचल प्रदेश में 2 गो। बताइए। हाँ, अभी आप कुछ देर पहले बोले थे। क्या? हाँ, डाफला और आदम इसी मिकिर के तरह ही है। मिसिर है उसी तरह। हाँ, मिसी ही होगा इसमें मिल दिया है। क्या है? डाफला और मिसी। आ जाते हैं नागालैंड में। क्या है? ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मिजोरम में मिजो पर्वत। ठीक है, तो पर्वत तो सारा लगभग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। आरावली। ठीक है, आरावली सबसे पुराना पर्वत आरावली। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर। भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की तो K2 और भारत में कंचनजंगा। कहाँ पर है? सिक्किम में। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 और दक्षिण भारत की अनाईमुदी। यहाँ पर कितना है? 2695। ठीक है, हो गया पूरा कंप्लीट। याद हुआ या ऐसे हम बोले? आप लोग को हुआ याद? सबको याद हो गया। ठीक है। जब बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो शायद थोड़ा सा जूम करके लेना पड़ेगा। क्या आ जाता है? ठीक है, आइए सर। पठार और पर्वत तो कर दिए, अब थोड़ा सा आप लोग मैदान कर दीजिए। ये सब तो हो जाएगा आप लोग से। हम थोड़ा अब कर दीजिए। अब सर पूछना है, इससे सिर्फ पूछना है। ठीक है, समझाना तो कुछ है नहीं इसमें, कुछ समझाने का नहीं ना। ठीक है, बच्चा। हाँ तो वही सब मैं अब पढ़ते हैं हम लोग पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे के बारे में। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में बता सकते हैं कौन कौन सा दर्रा है पश्चिमी घाट में, जो प्रमुख दर्रे हैं? हाँ, उत्तर से दक्षिण में है सबसे पहले। अच्छा, बताइए। भोर, पहले थाल घाट, थार, भोर, हाँ, पाल। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। उसके बाद सैनकोट। सैनकोट। हाँ, ठीक, पहले थार, हाँ, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैनकोट। सैनकोट। ठीक है, हाँ, याद होगा। पहला क्या है? थाल,
उसके बाद भोर, उसके बाद पाल, उसके बाद सैनकोट। सैनकोट। ठीक है, थाल, भोर, पाल, सैनकोट, बस। याद हो गया ना? अब बताइए, जैसे मुंबई से जाना है हमको कोलकाता, ठीक है, मुंबई से थाने, कौन सा दर्रा पार करना होगा हमको? थाल, थाल घाट, ठीक है। ठीक है, और थाल मुंबई से पुणे भोर घाट, भोर घाट, ठीक है। मुंबई से थाने थाल घाट, मुंबई से पुणे भोर घाट, ठीक है। बताइए, कोची से कोयम्बटूर पालघाट। ठीक है। और तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है सैन घाट, सैनकोट दर्रा। अब पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं, ठीक है। ठीक है। यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसमें बताइए कुछ कुछ पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट में, कौन कौन सी पहाड़ियां देखिए अभी पहाड़ी इधर बताए थे नाम, सारा इधर का सब बता दीजिए, सब उसी में आ जाएगा। कौन कौन सा था बताइए? गरजात आ जाएगा, सेवराय आ जाएगा, सेवराय, यहाँ पे जवाती, जितना बताए तीनों का तीनों, महेंद्रगिरी आ जाएगा, उसके बाद हाँ मलाईगिरी आ सब पूर्वी जाएगा, घाट में स्थित है, सब ठीक है। इधर है ना। हाँ। पूर्वी घाट में जितना आएगा सब उसी में आ जाएगा। नीलगिरी, ठीक है। अन्नामलाई नहीं, नन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई, हाँ। हाँ, बताइए तो पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी कितनी ठीक। ऊंचाई पर है? 1623 1501 मीटर ऊंची है। 1501। कहाँ पर है महेंद्रगिरी? उड़ीसा में। उड़ीसा में। किसमें स्थित है? पूर्वी घाट में, ठीक है। अब आते हैं तट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला है बता सकते हैं? बताइए। महाराष्ट्र, कर्नाटक। बता दीजिएगा। गोवा से मंगलोर तक, गोवा से मंगलोर तक, गोवा से ठीक है। मंगलोर तक, मंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है। कोंकण तट, उसके बाद आता है मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक फैला है? मंगलोर से कन्या। हाँ, पहले गोवा से मंगलोर तक कोंकण तट, ठीक है। फिर मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। ठीक है। हाँ, यहाँ पे अनेक लेगुन मिलते हैं। लेगुन मतलब जान रहे हैं आप लोग? लेगुन झील। हाँ, लेगुन झील। पूछिए, फास्ट कीजिए। इसमें क्या क्वेश्चन? क्या है? गोवा। गोवा, गोवा में क्या है? यहाँ से यहाँ तक के बीच को क्या कहते हैं? कौन सा तट कहते हैं? कोंकण तट। कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गोवा से लेकर मंगलोर। गोवा से लेकर मंगलोर। मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक। कर्नाटक में। मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या कहलाएगा? मालाबार तट। ठीक है। अब मालाबार से हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या है? कृष्णा नदी। यहाँ पर क्या है? कृष्णा नदी। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, हुगली नदी। ठीक है। और यहाँ पर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। कोरोमंडल। यहाँ पे क्या होगा? कोरोमंडल। और कृष्णा से हुगली के बीच उत्तरी सरकार। हाँ, उत्तरी। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक कोंकण। गोवा से मंगलोर तक कोंकण हाँ, तट। गोवा से मंगलोर तक कोंकण तट। कोंकण। ठीक है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। मालाबार हो गया। कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार। ठीक है। कोरोमंडल में क्या क्या आता है? उत्तरी सरकार में क्या क्या आता है? ठीक है। इधर तो हम लोग देख लिए। यहाँ पे मालाबार में दो झील के बारे में। कौन कौन सा झील? एक बेमनार झील और एक अष्टमुडी। ठीक है। अब पूर्वी तट के बारे में तो जान गए। अब देखिए, इसमें जो है कहां से कहां तक?
कन्याकुमारी से कृष्णा नदी। देखिए अगर राज्य पूछे तो कहाँ तक फैला हुआ है? राज्य अगर पूरा पूछा जाए तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया और पश्चिम बंगाल आ गया। 4 राज्य आ गया इसमें, ठीक है। पूर्वी घाट में। हाँ, पूर्वी घाट में। अब देखिए उत्तरी सरकार कहाँ? उड़ीसा तरफ। तो यहाँ पे एक चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है। कोरोमंडल तट, यहाँ पे एक भी झील नहीं है, अनुपस्थित है, ठीक है। यहाँ पे एक भी झील नहीं है। उत्तरी सरकार में एक मिला, कौन सा मिला? चिल्का झील। चिल्का झील, ठीक है। अब भारत में द्वीप, भारत में द्वीप, कुल कितना द्वीप है भारत में? पढ़े थे आप लोग? 247 247 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में कितना है? 204 बंगाल की खाड़ी में है। और शेष कहाँ पर है? अरब सागर। अरब सागर में। अरब सागर में कुल कितना है? 43। बंगाल की खाड़ी में कितना? 204। और अरब की खाड़ी में 43 हो गया टोटल, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया। अंडमान और निकोबार द्वीप। अच्छा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है? हाँ, ग्रेट निकोबार द्वीप, ठीक है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। अब बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? सैंडल पीक। क्या कहा जाता है? सैंडल पीक। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे याद रखेंगे? सैंडल हिल वाला जो होता है, हाँ, वो ऊंचाई में रहता है। ठीक है, ठीक है। सैंडल पीक, अंडमान निकोबार के सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक। मिनिकॉय और मालदीव एक दूसरे से अलग किस चैनल के द्वारा अलग होता है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। कौन कौन? मिनिकॉय और मालदीव। हाँ, मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, ठीक है। ये तो लगभग कंप्लीट हो गया है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री। 8 डिग्री चैनल हो गया मालदीव और मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल हो गया अंडमान निकोबार। 9 डिग्री चैनल हो गया आपका लक्षद्वीप और क्या बोले? 9 डिग्री चैनल। हाँ, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये। और कुछ था क्या? वही तो, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बाद आ जाएगा मालदीव। ये ना है सब, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ मिनिकॉय, यहाँ पे लक्षद्वीप, ऐसे ना है। हाँ, ठीक है, हो गया ये पूरा। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। हाँ, वही आया। भारत और श्रीलंका को अलग करता है पंबन द्वीप, ठीक है। और वहीं पे स्थित है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में ही पंबन द्वीप स्थित है, ठीक है। व्हीलर द्वीप महानदी और ब्राह्मणी नदी, महानदी और ब्राह्मणी नदी के तट पर। अच्छा, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलता है? ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलता है? चलिए, ऑप्शन मिल जाएगा आपको अगला बार। इस बार भारत की ही है ना, अब तो भारत की नदियां ही है कल। हो गया, ये कंप्लीट हो गया।
किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर। अरब में, ठीक है। और अंडमान निकोबार? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप का राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। ये किस अंडमान द्वीप समूह में है? दक्षिणी में, ठीक है। और सेंट्रल पीक? सेंट्रल पीक निकोबार द्वीप समूह में, सेंट्रल पीक निकोबार में है, ठीक है। दक्षिण में कहाँ कहाँ? ऊपर दिख रहा है। कहाँ दिया? देखिए अंडमान, देखिए कहाँ, यहाँ ना, ये है अंडमान, ये क्या है? निकोबार। अब अंडमान में भी ये उत्तरी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, ठीक है। देखिए यहाँ पे उत्तरी अंडमान, यहाँ पे दक्षिणी अंडमान, ठीक है। ठीक है, हो गया आज का क्लास समाप्त। तो आज का टॉपिक समाप्त हो गया क्विज, ठीक है। अब कल क्विज नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कल संडे का छुट्टी दिया गया है, फिर मंडे से रेगुलर रहेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे के लिए जो टॉपिक दिया गया है वो इतिहास में है जैन धर्म, और भूगोल में है भारत की नदियाँ। ये सारा कंप्लीट, थोड़ा सी लंबा भी है, इसीलिए कल रेस्ट टाइम है, तो कर लीजिए आप लोग और पढ़ के आइएगा। और ऑनलाइन वाला भी मंडे को फिर जुड़ते हैं 7 बजे, और जितना भी जल्दी हो सके आप लोग भी बुक सब ले लिए हैं, ठीक है, बुक ले लिए। आज कल कोशिश करते हैं कि संडे को मतलब कुछ शॉर्ट वीडियो दें, जिससे कि डिफ़िकल्ट को थोड़ा आसान बनाया जाए, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब में खैर डिस्क्रिप्शन में पता लग ही जाएगा या नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि कोई वीडियो डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके आप लोग भी हमारे चैनल को या फिर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल पर जाके अपना टॉपिक को देख के और क्विज कर लें। हमारे तरीका सारा टॉपिक टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।